स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मैथ्स में बात कर रहे हैं। मैथ्स में हमारा मेन टॉपिक क्या है? ट्रायंगल्स के तौर पर। ट्रायंगल्स क्या होती है? ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ए फिगर, ए प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के केसेस में प्रमुख रूप से हम देखते हैं there are 2 types of triangles in the case of geometry for 10th standard. First is the concept of congruency. Congruency का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता। और हिंदी में जब उसको सर्वांग समता की बात करते हैं तो उसका विच्छेद करने पर, शब्दों को अलग करने पर, या जिसे आप संधि विच्छेद कहते हैं, तो क्या होता है? सर्वांग माने सभी अंगों से, समता का मतलब बराबर। तो सभी अंगों से बराबर, इसका मतलब कि हम उसमें साइड को साइड से कंपेयर कर सकते हैं, एंगल को एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। फिर उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हैं, जैसे ट्रिपल एस हुआ, साइड साइड साइड। इसके साथ साथ साइड एंगल साइड, या फिर हम ये कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, या इनके साथ साथ एक लास्ट फीचर्स होता है RHS, जिसे बोलते हो तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड्स की बात करते हैं। तो ये 4 उनके सर्कमस्टेंसेज हैं। पहले और भी हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में इनमें प्रमुख रूप से 4 लिमिटेशंस मानी गई। 4 लिमिटेशंस मानने में मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी की बात जब हम करते हैं तो इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन प्रमुख 4 नियमों से होकर के हम उसको वेरीफाई करते हैं, जो आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं। लोअर क्लास में पढ़ने का मतलब 7th 8th में भी पढ़े हैं, 9th में एक चैप्टर ही होता है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का, तो वहां पर प्रमुख रूप से आपने देखा। इसी के साथ जो हम क्लास 10th में आज जो हम अपना मेन टॉपिक लेने चाह रहे हैं वो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? समरूपता, जिसे हिंदी में कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, सम माने बराबर, रूपता एक ही जैसे रूप के हों, तो अर्थात बराबर रूप के जो हों वो समरूप ट्रायंगल्स कहलाते हैं। तो इनको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन ये चीजें तो हमारी मेन फोकस में होगी। उससे पहले हमें जरूरत होती है ट्रायंगल्स है क्या, कौन से फीचर्स इसके बेसिक फीचर्स हैं, उनको हमें मालूम होना चाहिए। उनको मालूम करने के लिए मेनली ट्रायंगल को 2 टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया। 2 टाइप से क्लासिफाइड करने का मतलब कि 2 तरह से उसका हम वर्गीकरण करते हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि जिसमें हम साइड्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो इन अकॉर्डिंग टू साइड वी कैन क्लासिफाइड द ट्रायंगल्स लाइक एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी साइड नॉट इक्वल होती है। लेकिन उसी में एक होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसी तरह से जो लास्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उसके लिए स्केलीन ट्रायंगल की बात करते हैं। और वह स्केलीन ट्रायंगल मतलब देयर आर 3 साइड्स बट दे आर नॉट इक्वल। इसमें 3 साइड्स होती हैं लेकिन तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो आगे चल करके हीरोन्स फार्मूला या उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में उसको हम डिवाइड करके एरिया की ट्रायंगल निकाल सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो सेम कंडीशंस में इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए सिमिलरिटी की बात करते हैं। एक उसमें और क्लासिफिकेशन जुड़ा होता है जो एंगल क्लासिफिकेशन होता है। एंगल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम एंगल को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल का बंटवारा करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल उसमें होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 एंगल्स क्या हों? एक्यूट हों, मीन्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मीन्स 0 डिग्री से बड़ा हो प्रत्येक एंगल लेकिन 90 डिग्री से कम हो। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक शर्त इसमें भी होती है जो बेसिकली लोअर क्लास से बच्चे रटते आते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से जानने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ये उनकी शॉर्टकमिंग्स मान ली जाती है, जो प्रमुख रूप से सभी बच्चे रटते हैं, लेकिन एट वंस जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना ये सबसे बड़ी कला होती है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को ट्रीट करते हुए सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल दैट इज 180 डिग्री। अब आपने देखा यहाँ ट्रायंगल की बात है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। उसी समय बच्चों को एक चीज और भी बताया जाता है कि आपको कभी भी एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए, इंटीरियर और एक्सटीरियर,
तो इंटीरियर एंगल सामान्य तौर पर जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ कोण क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल कहलाएगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स इस पर ये बाहर साइड में दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल्स होता है। तो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पॉलीगन की स्टार्टिंग ही बेस फिगर उसका क्या होता है? ट्रायंगल्स होता है। तो यहां पर जब बच्चे का कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि नहीं इंटीरियर और एक्सटीरियर दो एंगल्स होते हैं, इन द केस ऑफ पॉलीगन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल तो 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो 360 डिग्री होगा। ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, उनकी अलग अलग बात हम आगे करते हैं। तो अब फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जो हमारा फोकस पॉइंट है ट्रायंगल, जिसमें आज हम लोगों को डिस्कशन करना क्या है? सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या है, क्या ऐसे हम उसको समरूप मानते हैं? तो जैसा अभी हमने समरूप की बात की, तो समरूप का मतलब बराबर रूप वाला, बराबर आकृति वाला। तो ये क्या हो सकता है, क्या हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं? तो इन द केस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर। ट्रायंगल क्या है? एक प्लेन फिगर होता है, बाउंडेड बाय 3 लाइंस, जो 3 लाइनों के द्वारा या 3 रेखाओं के द्वारा बंधा होता है, बाउंड होता है। इट हैज 3 साइड्स, इसमें क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, एंड 3 एंगल्स, और 3 कोण होते हैं। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब हम मेन टॉपिक पर आ गए। 2 एंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहे जाएंगे, कब उनकी कंडीशंस है? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब समझ रहे हैं? इन द केस एंगल P, जैसे ABC ट्रायंगल लिए हैं, तो ABC में एंगल B इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल Q। यहां पर एंगल B एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात वो कर रहा है कि इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों? इक्वल हों। दूसरी कंडीशन कहता है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जबकि उनके साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हों। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि जैसे यहाँ ट्रायंगल ABC और PQR 2 ट्रायंगल हमने लिया है, यहाँ पर हमें कहें कि AB साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी? BC के। कहने का मतलब कि AB इज प्रोपोर्शनल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP। ये इनकी कंडीशंस होती हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की जब बात करते हैं तो 2 बिंदुओं पर हम विशेष तौर पर ध्यान करते हैं। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो उसकी होंगे प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि उनमें एक निश्चित रेशियो होगा जो समानता को व्यक्त करेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात, और समान अनुपात में होने का मतलब कि जब हम इनकी साइड्स का कंपैरिजन करेंगे, किसकी साइड्स का? फर्स्ट ट्रायंगल में AB है, इसकी तुलना किससे करेंगे? AB अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो CA अपॉन RP हो जाता है। इसी को डिटेल्स करने के लिए हमने यहाँ एक बार फिर से दिखाया, इन द केस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR बोथ आर 2 ट्रायंगल्स, दे आर सिमिलर। तो ये सिमिलर कब होंगे? सिमिलर होने की पहली शर्त क्या है? इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A क्या हो? एंगल P के इक्वल हो, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर में कि एंगल A एंगल P के इक्वल हो, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इनका जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग हो? एंगल Q के। सेम कंडीशंस में एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C की पोजीशंस क्या हो? एंगल R के इक्वल हो। तो सेम कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स की पहली प्रॉपर्टी ही कहता है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जानने के लिए सेकेंड फीचर से इस पर आते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल साइन। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आएगी वो इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
is equal to CA upon RP, then we can say triangle ABC is similar to triangle PQR। तो देखने में तो सिमिलर ट्रायंगल जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा था, लेकिन होता बहुत आसान है। और इस आसानी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमुख रूप से उनके मात्र दो फीचर्स को ही दिमाग में बैठाए रखते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल। मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल में होगी और उनकी जो एंगल्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन्हीं फीचर्स पर हम ध्यान रखते हुए एक एग्जांपल्स मैंने सेट किया। वही एग्जांपल्स ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में हमने कुछ साइड्स वैल्यू ले रखा। जैसे सपोज कीजिए कि ए बी साइड की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। सेम कंडीशंस में एसी साइड हमारी 7 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल पीक्यूआर में देखते हैं, ट्रायंगल पीक्यू की वैल्यू क्या है 12 cm है, क्यूआर की वैल्यू 15 cm है, पीआर साइड्स हमें नहीं मालूम है। अब सपोज कीजिए कि एक प्रॉब्लम है जिसमें ए बी साइड दिया है और ए बी साइड देने के साथ साथ एसी साइड को दिया है। दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं जिसमें पी क्यू साइड दिया है और क्यू आर साइड दिया है, लेकिन आरपी साइड हमें नहीं मालूम है। तो अब हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें, साइड्स वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कि देयर साइड्स इन प्रोपोर्शनल साइन, मतलब कि देयर साइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में लाने के लिए इनको उसी फार्मूले जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसी फार्मूले पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, यानी का मतलब कि यहां से हम इनकी साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी चेकिंग करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और उसके अलावा पी क्यू जो इसके पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स की वैल्यू 12 cm है। इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अगला स्टेप देख रहे हैं बीसी अपॉन क्यू आर, लेकिन बीसी साइड हमारे पास नहीं है तो इसकी जगह हम बीसी एट वंस नोट कर देते हैं। और क्यू आर साइड की वैल्यू क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की जगह हमने 15 सेंटीमीटर रख दिया। दैट इज इक्वल टू सी ए अपॉन आरपी। सी ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है और आरपी की वैल्यू जो दिया गया है वो कुछ नहीं मालूम है, इट मीन्स अननोन है, तो आरपी की जगह आरपी को रख दिए। अब हम क्या करते हैं, इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्योंकि पहले साइड को फर्स्ट रेशियो ऑफ द साइड को सेकंड रेशियो ऑफ साइड के माध्यम से बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हमारे पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बीसी को फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आरपी से, और इस क्यू आर को मल्टीप्लाई कर देंगे सी ए से, जिसके माध्यम से हमें आरपी की साइड वैल्यू मिल जाएगी। अब हम अपने मिशन पर चलते हैं कि जहां पर हमें ट्रायंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी है। वो साइड्स क्या है, बीसी पहले निकालना है, तो बीसी किस सी द्वारा आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 15 5 जा 75 cm स्क्वायर होगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे यूनिट में यूनिट का मल्टीप्लाई होगा। तो 75 cm स्क्वायर अपॉन 12 cm। अब यहां से देख रहे हैं cm cm से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास नंबर क्या बच रहा है 75 cm डिवाइडेड बाई 12। 12 से फिर उसको भाग दे दीजिए, 12 से डिवाइड करते हैं तो एटलीस्ट डेसिमल पॉइंट में 6.25 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इससे हमें जो अननोन साइड्स हमारी थी बीसी, तो बीसी की वैल्यू फाइंड हो गई, उसकी वैल्यू क्या आ गई 6.25। सेम कंडीशंस में अब बीसी मल्टीप्लाइड बाई आरपी, बीसी की वैल्यू हमारे पास है और आरपी की वैल्यू नहीं है, तो यहां से फिर क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 7 जा 105 और इनका क्या किए डेसिमल पॉइंट रखें, अदरवाइज जो 75/12 का रेशियो था उसी को अपोजिट फॉर्म में नोट कर दें, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स प्रोसेस आएगा। तो 12 ऊपर चला गया 75 नीचे, और इनको आपस में सिंप्लीफाई करने पर लोएस्ट टर्म क्या आया 84/5 सेंटीमीटर, और 84/5 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि यहाँ सामान्य तौर पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड को हम निकाल सकते हैं। सेम कंडीशंस में ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता कर सकते हैं।
यही दो मेन फीचर्स ही होते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल्स को हम पढ़ते हैं। आगे चल करके सिमिलरिटी को और ज्यादा इनलार्ज किया गया, तो उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो हम लोगों को थ्योरम्स मेनली कोर्स में है, और उस कोर्स की थ्योरम को स्पेशली रीडिंग करना है। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कभी थ्योरेटिकल प्रूफ दैट के केस आ जाते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है ट्रायंगल्स केस में। तो नाम होता है उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब शॉर्ट में सभी लोग इसको बीपीटी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं या जो पैथागोरस बौधायन पैथागोरस की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर बौधायन को देखा जाए तो बौधायन इंडियन मैथमेटिशियन थे, जबकि पाइथागोरस कौन थे? ग्रीक कंट्रीज के थे। कहने का मतलब वो फॉरेनर थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, बौधायन को भूल गए और पैथागोरस रटते रहते हैं। ये हम लोगों की कमी है। हमें दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रिंसिपल बौधायन ने दिया था, और उन्हीं के नाम के आगे फिर हम मैथमेटिक्स डे बनाने लगे। मैथमेटिक्स के लिए विशेष योगदान के लिए बौधायन जी को याद करने लगे, क्योंकि वो हमारे एक रिफॉर्मर के तौर पर थे, मैथमेटिशियन तो थे ही, साथ में हम लोगों को जागरूक भी किया कि ट्रायंगल एनालिसिस कैसे करते हैं। बाद में उन्हीं का स्वरूप लेकर के पैथागोरस या अन्य लोगों ने भी ट्रायंगल पर विशेष डिस्कशन किया, और आज उसका रिजल्ट क्या हुआ? इन द केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट बौधायन भूल गए, पैथागोरस पहले आ गए। लेकिन वो एक्चुअली क्या है, बौधायन पैथागोरस चैप्टर से आता है। तो यहाँ पर ऐसे ही चीजें यहाँ पर भी आई। आज की डेट में हम इनको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी, लेकिन थेल्स का नाम भूल गए। थेल्स भी एक मैथमेटिशियन थे जो पैथागोरस के टाइम के थे। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी आपसे बात पूछी जा सकती है, या ये स्टेटमेंट राइटिंग करने का सकते हैं। अदरवाइज ये कह सकते हैं कि राइट द थेल्स स्टेटमेंट, कि थेल्स ने ट्रायंगल के विषय में क्या कहा था। तो अब देखिए थेल्स के क्या विचार थे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मतलब कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, कोई एक लाइन क्या करते हैं, पैरेलल ड्रा करते हैं, किसके? टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो। मतलब ट्रायंगल क्या है, आप पहले वाली जगह पर आइए, प्लेन फिगर होता है, इट हैज थ्री लाइंस, इट हैज थ्री एंगल्स, तो भाई थ्री साइड्स उसमें हैं, थ्री लाइंस हैं। तो इसमें थेल्स क्या कहते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब थेल्स का कथन है कि जब हम क्या करते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक रेखा को हम पैरेलल ड्रा करते हैं टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रा करते हैं एक लाइन को, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और वह अन्य दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो अन्य दो साइड्स जो होती हैं उसकी सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। कहने का मतलब इसके लिए बेटर ये रहेगा, इस फिगर को देखिए जहां हमारी लेफ्ट हैंड फिंगर्स है, एक ट्रायंगल हमने लिया एबीसी नाम से, और उस एबीसी नाम से जो ट्रायंगल लिया उसको हमने क्या किया, डीई पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया जो डीई पैरेलल है बीसी के। अब डीई पैरेलल है बीसी के, तो हम यहां से क्या करते हैं, डी से सी को मिलान करते हैं, और इसी तरह से ई से बी को मिलान कर देते हैं, और इस डी लाइन को जो पैरेलल हमने दिखाया था बीसी के, आगे के कंस्ट्रक्शन में फिर देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाता है। एक ट्रायंगल का शेप क्या होता है, एबीसी, और दूसरे ट्रायंगल का शेप क्या होता है, एडीई। अब यहां से क्या करते हैं कि डी से एक बाइसेक्टर्स निकालते हैं जो बायएंगुलर होते हुए डी से जी पॉइंट पर मिलता है, और डी से जी पॉइंट पर मिलने से ये क्या करता है, ए पॉइंट को मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। सेम कंडीशंस में ई पॉइंट से जो बाइसेक्टर निकलता है वो किसको आता है, एडी लाइन को एफ पॉइंट पर डिवाइड करता है। ये भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ए को जी पॉइंट डिवाइड करता है। ये इनका मूल फिगर है। इसी फिगर को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम एक बार फिर इनके स्टेटमेंट की बात करते हैं। कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, यदि एक लाइन पैरेलल ड्रा की जाती है टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एक साइड में, टू इंटरसेप्ट द अदर टू साइड्स,
जो अन्य दो साइड्स को इंटरसेप्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं? डी और ई। डी और ई के नाम से वो क्या करती है? ए बी और ए सी लाइन को इंटरसेप्ट करती है। सेम कंडीशंस में फिर ये कहते हैं देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इससे क्या होता है कि ये अन्य साइडों को सेम रेशियोज में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको हम ऐसे ही समझ लें कि AD अपॉन DB। अब आप अपने मूल फिगर पर आइए, जो आपका ABC ट्रायंगल था, तो AD अपॉन DB, AD को सामान्य तौर पर क्या मान रहे हैं कि AD इज द सॉरी, यहां पर मेनली AB जो हमारी लाइन थी, लाइन मतलब कि हमारी साइड AB थी, उसको किसी रेशियो में D पॉइंट ने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। तो इंटरसेक्ट कर देने से ये मुझे नहीं मालूम है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ DB। तो ऐसी कंडीशंस में सीधे हम कहते हैं कि AB रेखा को D किस पॉइंट ऑफ व्यू पर डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तो इसमें थेल्स ने हमारी मदद किया कि इसका एक रेशियो दे दिया। क्या रेशियो दिया? AD अपॉन DB, मतलब कि AB साइड को दो भागों में बांट दिया। कहा इसमें AD अपॉन DB, माने कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के। कहने का मतलब कि AC लाइन को जो E पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में D पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों की विशेषता क्या है? D इज पैरेलल टू BC, D पैरेलल है BC के। इस नाते इसने थेल्स ने कहा कि हम इनको कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल है वो सीधे कहती है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स उनके प्रोपोर्शनल होती हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं D इज पैरेलल टू BC और D इज पैरेलल टू BC। तो यहां से AD अपॉन DB की वैल्यू किसके इक्वल होगी? AE अपॉन EC के। यही इतना स्टेटमेंट थेल्स का है, लेकिन अब उसको करोलरी के माध्यम से, सब थ्योरम के माध्यम से थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? जैसे इसी को आप सपोज कीजिए कन्वर्स कर दीजिए, तो जो AD अपॉन DB था कन्वर्स वे में इसको हम क्या कर दें? DB अपॉन AB कर दें। इनवर्स वे में ले लें, उसका उल्टा रूप ले लें। तो जहां हम AD अपॉन DB लिख रहे थे उसकी जगह हम क्या कर दें? DB अपॉन AB दैट इज इक्वल टू EC अपॉन AE। मतलब कि यहां भी वही सेम चीज हम इनवर्स कर दे रहे हैं। कहने का मतलब कि जैसे टू साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड में हमने +1 कर दिया तो राइट साइड में भी +1 करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो हम इक्वली नंबर से जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन हम एक के साथ +1 कर दें, दूसरे के साथ -1 कर दें तो दे आर नॉट इक्वल। सेम कंडीशंस में थेल्स ने भी कहा, उसके सब थ्योरम्स को लोगों ने आकलन किया कि अगर हम AD अपॉन DB का रेशियो ले सकते हैं तो DB अपॉन AB क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात सिमिलर ट्रायंगल कहता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। तो उसी को इन्होंने सब थ्योरम्स में एडॉप्ट किया। DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब इसके अलावा भी एक सब थ्योरम्स इन्होंने इजाद किया कि अगर हम पूरी साइड्स को ले लें, मान लीजिए कि हम उसके किसी रेशियोज की बात नहीं करते हैं, पूरी साइड्स को ले लें तो AC अपॉन EC कर दें। मतलब कि एक बार हम इसकी फुल साइड ले लें ट्रायंगल ABC की कि AC अपॉन EC, माने कि इसके सेकंड हाफ को रेशियो में लें तो AC अपॉन EC दैट इज इक्वल टू AB अपॉन DB। इसकी सब थ्योरम्स के रूप में काउंट हो गई और वो भी उसी रूल्स को फॉलो करेगी जो थेल्स स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। मींस थेल्स स्टेटमेंट सीधे सीधे कहता है कि हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात को मानते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। मात्र यही दो लाइनें बार बार हमें रिपीट करनी होती हैं। इसी को थेल्स थ्योरम ने भी प्रूव किया और लास्ट में उसने यही माना कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AE। इसका कन्वर्स फॉर्म हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि इसमें हम टोटल साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं, जिसमें हम कह दिए AC अपॉन EC। AC अपॉन EC का मतलब कि AC पूरी पूरी भुजा को ले लिए और उसके सेकंड हाफ को कंपेयर कर दिए। तो AC अपॉन EC
दैट इज इक्वल टू AB अपॉन DB। सेम सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके थेल्स थ्योरम की बेसिक प्रॉपर्टीज को या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स को प्रूव कर देते हैं। अब बात फिर से हम दोबारा उसी को स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्स ऑफ द बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ द बीपीटी की बात करते हैं, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कहते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कोई लाइन है मान लीजिए किसी दो साइड से डिवाइड होती है, तो इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब दिए गए ट्रायंगल के किसी दो साइड से डिवाइड होती है इन द सेम रेशियो, उसकी रेशियो सेम हो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब कि ये बीपीटी थ्योरम का जस्ट उल्टा बोलेंगे। बीपीटी थ्योरम में क्या कहा कि भाई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल कर लेते हैं किसी साइड के, और पैरेलल कर लेते हैं, फिर बाद में उनकी रेशियोज दिखाते हैं, रेशियोज आर इन प्रोपोर्शनल। अब हम कहते हैं कि नहीं, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, उनके साइड्स को हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो यस इट इज पॉसिबल बिकॉज थेल्स थ्योरम ऑलवेज स्टेटमेंट्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आप सभी लोग ये मान के चलिए कि चाहे कंपटीशन होता है या आपका एकेडमिक बोर्ड, और उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर इस पर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया तो संयोग से इसमें प्रूफ दैट के केस भी पूछ लिए जाते हैं, और जब भी इसमें कंपेयरिंग की जाती है तो ओनली 2 पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मेशन को, कहने का मतलब करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करिस्पॉन्डिंग साइड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। तो ऐसी कंडीशंस में एक न्यूमेरिकल हमने सेटअप किया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स के लिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC ट्रायंगल, जिसमें DE क्या करता है, पैरेलल है BC के, लेकिन अब उसी पैरेलल कंडीशन को तो केवल हमने ड्राइंग में दे दिया, यहाँ पर मेनली साइड्स की वैल्यू दी गई है, जैसे AD साइड की वैल्यू 4x माइनस 3 है, DB साइड की वैल्यू 3x माइनस 1 है, AE साइड की वैल्यू 8x माइनस 7 है, और EC साइड की वैल्यू 5x माइनस 3 है। मतलब कि ट्रायंगल में जो दो साइड इंटरसेप्ट किए गए उससे 4 साइड्स बन गई, और उन चारों साइड्स को हमने वर्बली प्रॉब्लम में दे दिया, कहने का मतलब एल्जेब्रिक सम्स में दे दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बाय द बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम हम यहाँ किसका कंपेरिजन करते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि आसानी से ये साइड्स हमें मिल रहे हैं, केवल हमें इसमें कंपेरिजन करना है, या हम ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक टर्म्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और इनकी प्रोपोर्शनलिटी दिखा करके हम x जो हमारा अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम वही वर्क करते हैं, बाय द बीपीटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द साइड्स। अब यहाँ पर AD की वैल्यू क्या रख दिए 4x माइनस 3, और DB की वैल्यू क्या रख दिए 3x माइनस 1। इसी तरह से AE अपॉन EC की जगह उनकी वैल्यू रख दिए। दूसरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 4x माइनस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ 5x माइनस 3 के साथ, आपस में मल्टीप्लाई करके रीचेक कर लीजिए। जैसे 4x मल्टीप्लाइड बाई 5x, तो 5 4 जा 20x स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन में 4x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा, तो 4 3 जा 12x, तो यहाँ पर माइनस 12x आ गया। सेम कंडीशंस में अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 में होगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x, तो 5 3 जा 15 मीन्स की माइनस 15x हुआ। माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो ये प्लस 9 हो गया। इक्वल टू क्या होगा, अब यहां से 3x जो डिनोमिनेटर था 3x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 8x माइनस 7 से, तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 8x, तो 8 3 जा 24x स्क्वायर हुआ। ऐसे ही 3x का मल्टीप्लाई माइनस 7 से किए, तो 3 7 जा 21 माइनस 21x हुआ। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8x से किए, तो माइनस 8x आ गया। माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 7 से किए, तो 7 1 जा 7
लेकिन माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +7 ही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म को इकट्ठा कर लें, एक्स के टर्म को इकट्ठा कर लें, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करके आपस में एक इक्वेशन परफॉर्म कर दें। उस इक्वेशन को परफॉर्म करते हैं तो ये 20x स्क्वायर पहले से ही है, 12 और 15 दोनों माइनस हैं, इस नाते ऐड हो जाते हैं, तो -27x हुआ +9, ये तो हमारा लेफ्ट साइड हो गया। राइट हैंड में क्या मिल रहा है, 24x स्क्वायर -21x -8x, आपस में इनको ऐड करने से -29x हो जा रहा है और यहाँ +7 है। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड की बात है, तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो 20x स्क्वायर -24x स्क्वायर -27x लेफ्ट में था और राइट में -29x को लाए तो +29x हुआ। ऐसे ही यहाँ लेफ्ट में +9 है, राइट हैंड में +7 है, उसको इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड हमारा 0 हो गया क्योंकि टोटल टर्म्स को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया। सेम कंडीशंस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 20x स्क्वायर -24x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, -4x स्क्वायर, क्योंकि 24 बड़ा है और 24 का साइन माइनस है। सेम कंडीशन में -27x + 29x, 29 बड़ा है और इसकी साइन प्लस है, तो यहाँ पर ये वैल्यू +2x के रूप में आ गई। यहाँ +9 -7, 9 बड़ा है तो 9 - 7 +2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है सॉरी, यहां पर प्रमुख रूप से -4x स्क्वायर + 2x + 2 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आया, लेकिन नेगेटिव साइन भी डिस्टर्ब कर रहा है और दूसरे कुछ कॉमन निकलने लायक टर्म्स हैं तो हम उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस साइन जो डिस्टर्ब कर रहा है तो सीधे हम -2 कॉमन कर लें तो हमारे लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। तो -2 कॉमन कर लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाई -4 तो +2 और ये +2x स्क्वायर बचा, 2 से 2 को डिवाइड कर दिए तो -x बचा, क्योंकि हम -2 कॉमन लिए हैं। यहाँ +2 को फिर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो 2x स्क्वायर -x -1 के रूप में आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इससे ये वैल्यू एक इक्वेशन फॉर्म में आ गई और वह इक्वेशन कैसा बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं ट्रिपल टर्म आता है, ट्रिपल टर्म को फैक्टर मेथड से इनको फैक्टराइज कर दें, अदरवाइज लास्ट में एक होता है श्रीधराचार्य विधि या स्क्वायरिंग मेथड, किसी भी तरह से हम इनको आपस में क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो इनको क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम्स के माध्यम से डिवाइड करते हैं। फैक्टर थ्योरम में जो 3 टर्म्स है, इससे मिडिल वाले टर्म को 4 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो कांस्टेंट टर्म था उसका मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 से हुआ, तो 2 1 जा 2 हुआ और इनको आपस में सब डिवाइड करने के लिए -1 लाना था, तो -2x + x मिडिल टर्म का विस्तार कर दिए तो हमें इक्वेशन का नया मॉडल क्या मिल गया, 2x स्क्वायर -2x + x -1 दैट इज इक्वल टू 0। जो आज अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिपल टर्म था वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। सेम कंडीशंस में हम फर्स्ट 2 टर्म में 2x को कॉमन कर लिए तो यहाँ से x -1 बचा और यहाँ +1 कॉमन किए तब भी हमारा ब्रैकेट x -1 आया, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब कि फैक्टर थ्योरम हमारी सक्सेसफुल है। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आया, 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x -1। अब इनको हम इजिली सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इफ 2x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। इफ एंड ओनली इफ x -1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इट मीन्स कि x की 2 वैल्यू रिंग करेंगी और वह अननोन क्वांटिटी होते हुए x की एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू -1/2 होगी। तो इस तरह से एक सिचुएशन आपने देखा कि सामान्य तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आसानी सॉल्व हो गया, ट्रायंगल फीचर्स भी आपने अच्छी तरह से जान लिया और यहाँ पर जो बीपीटी थ्योरम्स थी उसको बीपीटी आज की डेट में पॉपुलरिटी तो ज्यादा है, थेल्स का नाम कोई कम लेता है,
तो एकेडमिक बोर्ड में कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम की अगर बात करते हैं तो वहां प्रमुख रूप से आपको ये मालूम होना चाहिए कि थेल्स थ्योरम सामान्य तौर पर क्या है। वो सामान्य तौर पर यही है जो थेल्स थ्योरम कि जिसको आप डिफाइन कर रहे हो बीपीटी के तौर पर, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, और इसी को हम थेल्स के नाम से जानते हैं। ये किस पर बेस करती है? ये सामान्य तौर पर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज पर बेस करती है, जिसे हम कहते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले लोअर क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा होगा, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ और भी लोअर क्लासेस में जाते हैं तो बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रायंगल को आपने रीडिंग किया होगा। और इन सारी चीजों को रीडिंग करने के बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और वहां पर मेरा ख्याल है कि ट्रायंगल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी। फिर हम अगले चैप्टर्स में फिजिक्स के साथ बात करेंगे, और इस तरह से आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का वॉल्यूम है वो कंटिन्यू 1 by 1 रन करता रहेगा। बस केवल एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से अपनी पोजीशंस बनाए रखें, आप मुझे लाइक करें, हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा वीडियो अटेंड करने वाले लोग किसी भी टॉपिक विशेष पर जो डिस्कशन होता है अच्छी तरह से डीप कॉन्सेप्ट रखें, और डीप कॉन्सेप्ट रखेंगे तो फिर उनको अनदर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।